के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की सेवा की, जनता की सेवा की है, इससे प्रदेश में अलग छवि न लोगी। हमारी जो पार्टी है वो चौधरी देवीलाल की नीतियों का अनुसरण करने वाली पार्टी है, क्योंकि इस पार्टी का पौधा उन्होंने लगाया था। वो जहाँ राजनीतिक तौर पे गरीब की, कमज़ोर वर्ग की, किसान की, खेती करने वाले की, छोटे दुकानदार की, कोई जब उनके सामने दिक्कत आती थी, कोई कठिनाई से गुजरना पड़ता था, सरकार कहीं उनकी अनदेखी करती थी, तो वो फिर उन लोगों की लड़ाई लड़ते थे। और जहाँ उन्होंने अपने जीवन में राजनीतिक तौर पे कमज़ोर वर्ग के लोगों की मदद करके उनको राजनीतिक ताकत देने का काम किया है, वहीं उन्होंने सामाजिक तौर पे भी लोगों में बहुत बड़ी जागृति पैदा करी। आप अगर थोड़ा सा पीछे जाकर के देखोगे, ओलावृष्टि से किसान की फसलें खत्म हो जाती थी, सरकार की तरफ से कोई पूछने वाला नहीं था। सन 1977 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो ओलावृष्टि हुई और उन्होंने मुआवजे की शुरुआत करी फसल की। एक सामाजिक काम था कि कैसे उस किसान को जिसकी फसल परमात्मा ने ओलावृष्टि से ख़त्म कर दी, दोबारा वो अपनी खेती उस ज़मीन को इस लायक बनाए कि भी अगली फसल उसमें अच्छी हो जाए, उसका खर्चा भी ना दे। जहाँ उन्होंने ओलावृष्टि पे पैसे दिए, वहीं बुजुर्ग को मान सम्मान के रूप में पेंशन स्वरूप में, गरीब की बेटी जो खेत में काम करती थी, तो जब बच्चा पैदा होने वाला होता था, बच्चे को कैसे खुराक मिले, तो मजदूरी करने वाला खुराक कहाँ से खिलाएगा, इसके लिए जच्चा और बच्चा की स्कीम लागू करके उस दौरान 200-300 रुपये खुराक के भत्ते के रूप में देते। किसान के खेत के साथ जो दरखत था, जिसकी छाँव से फसल खराब होती थी, उसका आधा हिस्सा भी। अनेक उन्होंने ऐसे सामाजिक काम किए जो आज पूरे देश में लागू है। आज एक उदाहरण है, जहाँ कहीं भी हमारे पिछले 30-35 सालों से जब से मुझे इन चीज़ों की जानकारी है, इस 30 साल में कहीं कोई महामारी हुई, कहीं कोई जलजले आए, भूचाल आए, कहीं सूखा पड़ा, हमने अपनी पार्टी की तरफ से या कंबल भिजवाए, टेंट दिए, मेडिसिन दी, सूखा पड़ा तो तूड़ी भिजवाई। आज भी राजस्थान में बहुत सारा इलाका ऐसा है कि वहाँ के लोग इन दिनों में हमारे इलाके में आते हैं और ख़ास करके आकर के मेरे से मिलते हैं और कहते हैं मुझे कि हमारे सूखा पड़ा हुआ है, हमें तूड़ी इस इलाके से इकट्ठी करवा के दिलाओ। जहाँ मैं और अपनी उधर गौशालाओं के लिए तूड़ियाँ इकट्ठी करवाता हूँ, वहाँ उनके लिए 100 ट्रक तूड़ी के हर साल देता हूँ। तो आज ये जो महामारी चल रही है, इसमें जहाँ सरकार की एक बड़ी जिम्मेवारी बनती थी, सरकार ने तो अपनी जिम्मेवारी निभाने की बजाय लोगों के सामने परेशानियाँ खड़ी कर दी। हमने सरकार का बहुत खुल करके साथ दिया था। इसमें हमने मुख्यमंत्री को यहाँ तक भी कहा था कि तू जो निर्णय लेगा, हम उसके लिए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सोशल वर्कर के रूप में, एक वॉलंटियर के तौर पे सरकार के साथ खड़ा कर देगा। और हजारों बच्चों ने सोशल वर्कर के रूप में नाम लिखा, लेकिन सरकार ने बजाय लोगों तक हर चीज़ पहुँचाने की, लोगों के सामने कठिनाइयाँ खड़ी करनी शुरू कर दी। किसान की फसल खेत की आई हुई है। आज भी किसान जो है इस बात के लिए परेशान है कि उसकी बेची हुई फसल का जो मूल्य वो उसको कब मिलेगा। प्राइवेट बैंकों के हाथ में सारी कमांड सौंप दी, ऑनलाइन सिस्टम बना दिए, किसान को कह दिया कि HDFC बैंक में जाके खाते खुला दें। उसकी ब्रांच पे गांव में थोड़ी है, वो तो शहरों में है। और गांव का आदमी अगर 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर का सफ़र करके शहर में जा कर के खाता खुलवाता है, तो फिर उसके डंडा इस बात का है कि लोग सोशल डिस्टेंस बना करके रखें। अब सोशल डिस्टेंस कैसे बनेगा जब
इस तरह के फरमान जारी होंगे। अब तो सरकार ने एक नया और आदेश जारी किया है कि धान जो है आप अपने आधे खेत में लगा सकते हैं, आधे से ज़्यादा में लगाओगे तो हम आपकी फसल नहीं खरीदेंगे। पंचायत की ज़मीन ठेके पे लोगे तो उसमें धान नहीं लगा सकोगे। अब तो किसान को सरकार ये बताएगी कि तुम हमारी मर्जी से खेती करोगे, हमारी मर्जी से बेच के आओ। तो जहाँ हम ये मान के चलते थे कि इस देश को आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका अगर किसी की रही है तो देहात के आदमी की रही है, खेती करने वाले की रही है। उसने अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके उस लड़ाई में योगदान दिया है और उन पे भी इस तरह की चीज़ें थोपी जा रही। मुख्यमंत्री पिछले 7 महीने के अपने इस कार्यकाल का आकलन करके देखें। इस 7 महीने में जहां लोगों को ये उम्मीद थी कि हमें कुछ मिलेगा, लगातार 7 महीने से दुखी परेशान है। अगर जल्दी इनकी पेमेंट नहीं करी तो फिर हमें कुछ सोचना पड़ेगा इसके बारे में। जहाँ ये फरमान जारी किए गए धान वाले, मैं पार्टी के सब लोगों से बातचीत करूँगा और इस पर भी एक बड़ा फैसला लेंगे। हम किसान को मरने नहीं देंगे किसी कीमत पे, ना किसान को सरकार से दबाने देंगे। ये जो सरकार आज दबाव बना करके किसान को कमज़ोर करना चाहती है, फिर तो इस कोरोना की महामारी का डर और भय आज जो बैठा रखा है, इससे लोगों को उभारना पड़ेगा, बाहर लाना पड़ेगा। 100% लोग सड़कों पे आ जाएंगे। ये तो घर में बाढ़ के मारना चाहते हैं, कोरोना तो मारेगी कि नहीं मारेगी। अगर वो अपनी मर्जी की फसल नहीं बो पाएगा, बेच नहीं पाएगा तो मर गया कि नहीं मर गया। इसके लिए ज़रूरी है कि इस वक्त के अंदर, जैसे प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मैं 20 लाख करोड़ रुपया दूंगा, कहीं धरातल में दिखता है? एक पैसा भी कहीं आया है? जो हमारा पैसा है वो भी खा गया। किसान का पैसा आज जो है 1 महीने से सरकार अपने पास ले बैठी है, उसका ब्याज खा रही है। किस तरह की लूट है। आज जहाँ अपोजिशन की जिम्मेवारी बनती थी कि इनके लिए लड़ाई लड़ते, वो घरों में डूब के बैठे। कांग्रेस की हालत आज ऐसी है कि कोई भी कांग्रेस का एक एमएलए, कोई कांग्रेस का सीनियर लीडर आज कहीं लोगों की जो समस्याएं उनके बारे में चर्चा नहीं करता। कम से कम अपनी ये जिम्मेवारी तो निभा दें वो लोग कि आप जैसे साथियों को बुला करके खुल के कह तो दे कि भी हम इस तरह से किसान की दुर्गति नहीं होने देंगे। लेकिन सोच कांग्रेस की और बीजेपी की दोनों की एक जैसी है। उन्होंने कभी भी वोट तो लिया, वोट तो जात पात के नाम पे ले लिया, चौधर के नाम पे ले लिया, वोट तो ये कह के भी ले लिया इन्होंने कि भाई ये फलां गोत्र का है, गोत्र के हिसाब से वोट मांग ली। हमारा भाईचारा जब खराब हो रहा था, तोड़ा जा रहा था, ख़त्म किया जा रहा था, तब भी कांग्रेस साइलेंट थी, आज भी साइलेंट है। इसका मतलब कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिल करके मारना चाहती है। लेकिन हमारी पार्टी जो है चौधरी जयलाल की नीतियों की पार्टी है। हम किसी भी कीमत पे किसान के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। इसके लिए कोई हमें सख्त कदम उठाना पड़ा तो उससे परहेज नहीं करेंगे, वो भी उठाएंगे। सर, अभी आपने सरकार की बात की है, सरकार में एक गुटबाजी की बात की जाए बिल्कुल उभर कर सामने आ रही है। सरकार कहाँ है आप मुझे ये बताओ ना। सरकार के अंदर चीफ मिनिस्टर की कोई मंत्री नहीं सुनता, मंत्रियों के आगे अधिकारी नहीं सुनते। और अधिकारी अगर कोई आदेश दे देते हैं तो निचले जो लोग हैं उनसे, क्लास 3 क्लास 4 के जो, वो उनकी बात के अंदर अनदेखी कर देते हैं। हर मंडी के अंदर आज की तारीख में जो छोटे छोटे परचेजर बैठा रखे, वो भी किसान को परेशान कर रहा है। वो भी ये कहता है कि तेरी गेहूँ गिल्ली है। गेहूँ कैसे गिल्ली होगी मुझे ये बताओ। मंडी में मुझे एक दफ़ा मेरे पास SMS चला गया कि मैं अपनी गेहूँ मंडी में ले आऊँ। अगर मैं अपनी गेहूँ मंडी में ले गया और बारिश आ गई तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है।
उसकी जिम्मेवारी सरकार की है जिसने मुझे मैसेज दिया, चाहे वो भीगे और चाहे वो उसमें मिट्टी आए, तूफान आ करके, चाहे कुछ भी हो, फिर सरकार की जिम्मेवारी है कि उस गेहूँ को खरीदे और उस गेहूँ को अपने गोदाम में ले जा करके रखे। यहाँ तो उल्टा काम हो रहे हैं, गेहूँ धुल जाती है, उससे ले ली जाती है, जे फार्म बना दिया जाता है, बारिश आ जाए कहते हैं गेहूँ तेरी है, भीगी ले जा तेरी वापस। तो आज किस तरह से किसान को परेशान किया जा रहा है। अगर सरकार होती तो फिर ये परेशानी नहीं होती। सरकार तो चौटाला साहब की थी कि गेहूँ का एक एक दाना खेत में से ले जाती थी सरकार खरीद। और हमारी जब सरकार बनेगी तो हम 100% इन सब बातों की इंक्वायरी भी कराएंगे। जहाँ इंक्वायरी कराएंगे वहाँ किसान का पैसा किसान तक पहुँचाएंगे, लुटेरों को जेल के पीछे भेजेंगे। अभी आपने चौटाला साहब का जिक्र किया भाई साहब, तो चौटाला साहब ने एक बयान दिया था गठबंधन की नहीं ठगबंधन की सरकार है, तो 8 महीने का जो कार्यकाल है चौटाला साहब की बात कहाँ तक? चौटाला साहब की सारे बैठे पूछ ले ठगबंधन है गठबंधन तो हुआ करते हैं सत्ता में आने से पहले। गठबंधन का मतलब है कि दो पार्टियों ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा। यहाँ तो चुनाव लड़ा जब तो एक दूसरे को गालियाँ देते थे, मरने मारने की बात करते थे, एक दूसरे की इंक्वायरियों की बात करते थे। मनोहर लाल खट्टर पप्पू कह करके बोलता था, ये कुछ और कहते थे। मैंने विजकीर दुष्यंत की बहुत सी ऐसी आपस में डिबेट्स देखी है जिसमें ऐसे लग ही नहीं रहा था कि दो पॉलिटिशियन बैठे, यूँ लगता था जैसे दो दुश्मन बैठे हैं आमने सामने। आज वो इकट्ठे बैठते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ठगों का टोल इकट्ठा हो गया, लूटने वाले इकट्ठे हो रहे हैं। सर, प्रदेश में आज 2-3 चीज़ों की बहुत चर्चा है। एक तो शराब का मामला कुछ ज़्यादा उलझा हुआ है। किताबों की दुकानें नहीं खुल रही है लेकिन शराब के ठेके जरूर खुले हैं, क्या मानते हैं? मंदिर खुल गए, मंदिर नहीं खुले हैं, जो भी है जरूरी जो चीज़ें हैं वो नहीं खुली। हमारी आस्था मंदिर में भी है। हम हर आदमी जो है 100% अपना सुबह शाम का भोजन लेने से पहले भगवान को याद करते हैं। हम तो मंदिर में भी नहीं जा सकते। और सरकार वाले जो है उनका जोर दारू पे, इनका बस चले तो मंदिर में भी दारू के ठेके खोल। घोटाले भी कहीं ना कहीं खुल के सामने आ रहे हैं। खुद कुछ ऐसे नेताओं का इसकी जांच दी गई है। इसके लिए एक STT बनाई है, SIT नहीं। जिस अधिकारी की ड्यूटी लगाई है सरकार, कल को उसके ऊपर किसी किस्म का दबाव बना सकती है। मैं कल जाऊंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, उसमें खुल के कहूँगा जिस सेक्रेटरी की जिम्मेवारी लगी है, जो SCS है इसका, ACS जो है PC गुप्ता, उसको अपने आप को विड्रा कर लेना चाहिए। उसको इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। इसकी SIT से ही इंक्वायरी होनी चाहिए। SIT इंक्वायरी करे और SIT के अंदर तीनों अधिकारी जो हैं IPS रैंक के लगे, वो इसकी जांच करें, ना कि थानेदार इसकी जांच करें। ना उसमें एक्साइज का आदमी हो और ना ही उसमें कोई अन्य डिपार्टमेंट का हो, IAS अफसर। इसमें तो सीधा सीधा 3 पुलिस के अफसर हो, एक चीफ मिनिस्टर ऑफ फ्लाइंग सिक्योरिटी का होना चाहिए और एक अधिकारी कोई IG रैंक का दूसरा होना चाहिए। वो तीनों जांच करे, तब जा कर के कोई इस चीज़ का सही मायने में पता लग पाएगा। बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जो इसमें शामिल हैं। बहुत सारे अधिकारियों के नाम जब सामने आने लगे तो उस भूपेंद्र सिंह दैया को इसलिए ले जाके मेडिकल में एडमिट करा दिया कि इसको हार्ट की शिकायत हो। हार्ट की शिकायत उसको पहले नहीं हुई। तो जब दारू के ट्रक ले आकर के बेचा करता था तब तो कभी तकलीफ नहीं थी। ये तकलीफ हुई नहीं, कराई गई है ताकि किसी तरीके से वो 4-6 दिन का जो रिमांड था वो ख़त्म हो जाए और इस बात पे पर्दा डाल दिया जाए। इसकी इंक्वायरी ढंग से होनी चाहिए, तभी जा कर के सारी चीज़ सामने आएगी। इसमें कुछ सरकार के नेता या जो बड़े बड़े पदों पर बैठे उनका चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब कभी आपको मिले तो उनसे पूछना कि क्या भूपेंद्र सिंह दैया को जानते हो आप? अगर वो ना करे फिर मेरे पास आना, सबूत के साथ दिखाऊंगा कि ये किसका खासम खास है।